के सितारे, हमारे दिलों के सितारे। कॉलेज में कुछ स्टोरी थी आपके प्रोफेसर के साथ? मेरे एक फैकल्टी ने मेरे को ऐसा बोला, एक सेमेस्टर में तो सबके मार्क्स आ जाता है, सारे सेमेस्टर में अगर 10 SP आए तो कुछ नई बात बोलते हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे चैलेंज किया तो मैंने उसके बाद में वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उनको बोला कि ठीक है, मैं सारे सेमेस्टर में 10 आउट ऑफ 10 SP ला के दिखाऊंगा। कि हमारे होम मिनिस्टर जी जो है अमित शाह जी, उनके हाथ से आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। एक्चुअली में मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट्स कैसे रहे थे आपके? इन इंडस्ट्री पहला एक्सपीरियंस था कि जहाँ पर हम MNC के साथ काम कर रहे थे। कैसा आपका जर्नी अभी चल रहा है व्हाइट लाइन के साथ? कि पिछले 1 साल में हमने इन द व्हाइट लाइन टेक इनोवेशन साइड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए और हम टेक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। आपकी लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है? 2 टाइप के लर्निंग रहते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल लर्निंग और एक होता है वर्टिकल लर्निंग। आप अपने यंगर वर्जन को क्या सलाह देना चाहेंगे? फास्ट फेलियर्स हेल्प्स यू टू विन फास्ट, और कॉन्फिडेंस चीजें करके आता है, सोच के कभी नहीं आता है। आपके व्हाइट लाइन के एक्सपीरियंस को आप अगर 3 वर्ड में डिस्क्राइब करो तो वो क्या होगा? आई विल से कि ग्रोथ, ओनरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ व्हाइट लाइन के सितारे। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर दिशांत तोडलिया, हेड ऑफ टेक्नोलॉजी एट व्हाइट लाइन। टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनका एक्सपीरियंस, उनका डेडिकेशन और इनोवेटिव थिंकिंग उन्हें एक इंस्पायरिंग लीडर बनाता है। आज हम उनके साथ ऑटोमेशन, IT इंडस्ट्री और उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानेंगे। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ व्हाइट लाइन के सितारे। दिशांत, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने IT इंडस्ट्री चूज किया है तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा था आपका? अगर मैं मेरी जर्नी बहुत पहले से शुरू करूँ तो स्कूल टाइम से ही मैं आज से 10-15 साल पहले से ही मैं लैपटॉप यूज़ करता था। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि इतना एक्सेस नहीं होता है फॉर गैजेट्स, तो उस वक्त से मैं लैपटॉप यूज़ करता था, मैं डिज़ाइनिंग करता था। स्कूल में भी हम 2-3 लोग थे जिनके पास ही लैपटॉप था। दूसरे लोगों का ऐसा होता है कि स्कूल में आने के बाद ही लैपटॉप मिलता है। तो बहुत सालों से मेरा लैपटॉप से नाता था और जो भी मैं डिज़ाइनिंग करता था तो उसी वक्त से मुझे डिज़ाइनिंग साइड, कोडिंग साइड इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। तो स्कूल टाइम में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं IT इंडस्ट्री चूज़ करूँगा और उसके लिए मैंने पहले से ऐसा सोचा था कि मैं डिप्लोमा करूँगा और उसके बाद मैं डिग्री इंजीनियरिंग करूँगा। तो बिफोर 10th मेरा डिसाइडेड था कि मैं डिप्लोमा करूँगा। तो मैंने सिर्फ जो सब्जेक्ट्स में ज़रूरी होता है मार्क्स रैंकिंग के लिए, उसी सब्जेक्ट्स में फोकस किया और मेरा 11th रैंक था डिप्लोमा में। तो उसके बाद में मैंने डिप्लोमा एडमिशन लिया जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में था और उसके बाद में ये जर्नी शुरू हुई कि जहाँ पर मैं IT में फोकस करता गया और आज मैं ये इंडस्ट्री को कुछ दे सकता हूँ। मुझे याद है दिशांत, आपकी कुछ कॉलेज में कुछ स्टोरी थी आपके प्रोफेसर के साथ, कुछ रेटिंग के रिलेटेड कुछ था, तो वो क्या था? वो हम जानना चाहेंगे। वो चीज़ ऐसी थी कि जैसे ही मैंने 10th कंप्लीट किया और डिप्लोमा ज्वाइन किया तो हम शुरुआत में क्या होता है कि स्कूल के मोड में रहते हैं कि जैसे हम स्कूल में बोर्ड के एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही प्रिपरेशन में कॉलेज में करता था। दूसरे लोग जो कॉलेज मोड में आ गए थे उनका अलग चल रहा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही मैंने जो मेहनत की थी उसके हिसाब से 10 SP आ गए थे मेरे। तो वो जब रिजल्ट आया तो मेरे एक फैकल्टी ने मेरे को ऐसा बोला कि एक सेमेस्टर में तो सबके मार्क्स आ जाता है, सारे सेमेस्टर में अगर 10 SP आए तो कुछ नई बात बोलते हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे चैलेंज किया तो मैंने उसके बाद में वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उनको बोला कि ठीक है, मैं सारे सेमेस्टर में 10 आउट ऑफ 10 SP ला के दिखाऊंगा। एक बार बीच में ऐसा भी हुआ था कि 4th सेमेस्टर में मेरे कुछ पॉइंट्स कम आए थे, 9.9 ऐसा कुछ था। तो मुझे मेरे मेहनत पे कॉन्फिडेंस था तो मैंने पेपर पूरा रीचेक करवाया और वो 10 SPI हो गए। तो एट द एंड सारे सेमेस्टर में 10 SPI थे मेरे। नाइस, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, राइट। दूसरी एक प्राउड मोमेंट है जो मुझे अभी याद आ रही है कि हमारे होम मिनिस्टर जी जो है अमित शाह जी, उनके हाथ से आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? हाँ, वो भी यही स्टोरी है कि जो मेरे ऑल सेमेस्टर में 10 आउट ऑफ 10 SP आए उसकी वजह से एक्चुअली में मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। एक था फॉर फर्स्ट रैंक इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच एंड सेकंड ऐसा था कि फर्स्ट इन ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल सारे स्टूडेंट्स को मिला के मेरा फर्स्ट रैंक था। तो मुझे एक्चुअली में 2 गोल्ड मेडल मिले थे उनसे। तो आपने दोनों में ही टॉप किया था, आपके डोमेन में भी और दूसरे फील्ड्स में भी आपने टॉप किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है कॉम्बिनेशन कि दोनों स्ट्रीम में आपको फर्स्ट रैंक मिलता है।
ओके दिशांत, आप पहली बार व्हाइट लाइन में कैसे जुड़े थे? ये स्टोरी ऐसी थी कि मैंने डिप्लोमा ख़त्म किया, उसके बाद में मेरा फर्स्ट रैंक था तो मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था। उसके बाद में जो कॉलेज लाइफ की इंटर्नशिप रहती है उसके लिए मैं कंपनी फाइंड आउट कर रहा था। तो उस वक्त मैंने सूरत की सारी कंपनीज देखी थी, तो फॉर्चुनेटली व्हाइट लाइन इन्फो सिस्टम्स था उस वक्त, तो मैंने वो देखा था और मैंने ऑफिस प्रीमाइस देख के ही मुझे ऐसा लगा था कि मैं इंटर्नशिप करूँगा तो यही कंपनी में करूँगा। उसके बाद में मैंने अप्लाई किया और यहाँ पर इंटरव्यूज़ हुए और मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया। वो ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन वो ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारा लर्न किया। मतलब जब तक आप कॉलेज में रहते हैं तब तक आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्सपर्टीज़ जब आप एक्चुअल फील्ड में आते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेवल का कुछ आप ऐसा करते हैं कि जहाँ पर एक्चुअल जो एंड यूज़र को जो प्रोडक्ट जा रहा है उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो ये मेरा एक प्रोफेशनली पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने इंटर्नशिप की थी व्हाइट लाइन में। और ये कंपनी भी ऐसी थी कि जो एंड प्रोडक्ट के साथ डील करती है, जैसे हम स्मार्ट स्विचेस बनाते हैं तो उसके साथ इंटरेक्शन, हार्डवेयर इंटरेक्शन, सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, वो सब मैंने पहली बार देखा था जब मैंने इंटर्नशिप किया। दिशांत, इंटर्नशिप तो हो गई, इंटर्नशिप के बाद जो प्लेसमेंट का फेज रहता है वो सबके लिए बहुत स्पेशल रहता है, तो वो फेज कैसा रहा? प्लेसमेंट्स कैसे रहे थे आपके? बैक टू निर्मा, जब मैं 6th सेमेस्टर में था तो मेरा बहुत अर्ली प्लेसमेंट हो गया था। तो फर्स्ट मंथ में ही मेरा प्लेसमेंट जेपी मॉर्गन चेज बैंक में हो गया था। तो उसके बाद में मैं लर्न करता रहता था। एक्चुअल मैंने 1 साल बाद कंपनी ज्वाइन किया जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब। तो जेपी मॉर्गन चेज हम जानते हैं कि एक बैंक है, तो वो मेरा एक एक्चुअली में इन इंडस्ट्री पहला एक्सपीरियंस था कि जहाँ पर हम एमएनसी के साथ काम कर रहे थे, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स ऑफ यूजर्स के साथ काम कर रहे थे। तो और मैं एक्चुअल में चेज ट्रैवल में काम कर रहा था, तो वो एक पूरा ट्रैवल डोमेन था, मेरे डोमेन भी एकदम नया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एमएनसी में जब आप काम करते हो तो बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। 1-2 चीज़ मैं बताऊँगा, जैसे आपको ये समझ में आता है कि स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ में स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। कि आप जो काम करते हो उसकी स्पीड बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से काम करो, ख़त्म करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने काम कर दिया और वो बाद में 2 महीने के बाद उसमें रीवर्क आ रहा है। तो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट एमएनसी लेवल। मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट पकड़ लो, फेसबुक पकड़ लो, गूगल ले लो, तो वो लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी जल्दी में बना देते हैं और बाद में रीवर्क करते रहते हैं। तो एमएनसी स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ बहुत सीखने को मिलती है। सेकेंड चीज़ मैं ये बताऊँगा कि आपको जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस होगा आपको कॉशियस बनाता है। मतलब आप एक छोटे से छोटा भी टास्क करोगे तो आप कॉशियसली करोगे। तो ये चीज़ आपको बहुत सीखने को मिलती है जब आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करते हो तब। वो तो जब आप पेशेंस रखते हो अपने वर्क में तो ही वो चीज़ होती है, राइट? अगर पेशेंस नहीं है तो वो आप कर नहीं पाओगे। मतलब आप सारे टास्क करने में कॉशियसली डिसीजन लेंगे कि मैं ये एक कोड, एक लाइन लिख रहा हूँ तो भी इतने सारे यूजर्स को इम्पेक्ट हो रहा है। मतलब आप जितना भी कोड करोगे आप हर वक्त आप कॉशियसली कुछ ना कुछ लिखते रहोगे। तो जेपी मॉर्गन में आपने कितने टाइम वर्क किया था? मैंने अराउंड 2.5 ईयर जेपी मॉर्गन में काम किया। वहाँ पर मैं एक्चुअली में बताऊँ तो ट्रैवल डोमेन में काम कर रहा था। तो फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें एक चेज ट्रैवल करके डोमेन है, उसमें हम काम करते थे। तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा, yes. क्योंकि वो एमएनसी कंपनी है, वो भी टॉप लेवल की कंपनी के साथ आपने वर्क किया है। उसके बाद अभी हम डिस्कशन करें तो ऑब्वियसली आपने वो कंपनी छोड़ दिया है और जेपी मॉर्गन से व्हाइट लाइन का जो डिसीजन था वो काफ़ी बोल्ड डिसीजन आई वुड से होगा, तो वो कैसे आपने लिया? क्यों आपने व्हाइट लाइन रीजॉइन किया? क्या मोटिवेशन था? मैं बताऊँ तो स्टोरी बताऊँ तो जब से मैंने इंटर्नशिप किया था तब से मैं फाउंडर्स के साथ कनेक्टेड था। तो हम हर थोड़े टाइम में मिलते थे, मैं कुछ सजेशंस देता था, कुछ ना कुछ हमारा डिस्कशन होता रहता था। तो आफ्टर स्पेंडिंग 2.5 years एट जेपी मॉर्गन चेज, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि जहाँ पर मैं इम्पैक्ट ला पाऊँ। और फाउंडर्स के साथ भी बात मेरी होती रहती थी। तो एक टाइम आया, ये डिसीजन इतना इजी नहीं था, ऑब्वियसली ये बहुत ही अलग डिसीजन था। लोग एमएनसी को ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो मैं छोड़ के यहाँ पर आके कुछ बिल्ड करना चाहता था। तो वो एक इम्पैक्ट लाना चाहता था कि मैं कुछ करूँ और एक बड़ी इम्पैक्ट आए। वो मोटिव से मैंने व्हाइट लाइन ज्वाइन किया और अभी हम यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस ला रहे हैं कि जो टेक साइड हो। हम हार्डवेयर लिमिटेशन रीच करने के बाद सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज एक्सपेंड कर रहे हैं इन व्हाइट लाइन।
Alright. तो ये मोटिव से मैंने ज्वाइन किया था व्हाइट लाइन की मैं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ला पाऊँ और विजन भी बहुत बड़ा था हमारा कि हमको पूरे इंडिया को स्मार्ट होम बनाना है, सब जगह रीच करना है। तो ये विजन से और इम्पैक्ट लाने के लिए मैंने व्हाइट लाइन ज्वाइन किया। दिस रिमाइंड्स मी कि आपने जब इंटर्नशिप से आप एग्जिट हो रहे थे तो आपको एक बहुत अच्छा फेयरवेल मिला था यहाँ हाँ। से, राइट? तो वो फेयरवेल में आपने एक सेंटेंस बताया था कि मैं व्हाइट लाइन में वापस आऊँगा। तो हाँ। जनरली इंटर्न्स जो होते हैं वो ऐसा सिर्फ इमोशंस में आके बोल देते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे क्या आपने कुछ सोच के रखा था कि मैं डेफिनेटली यहाँ पे आऊँगा, और इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस कि आप वापस से ज्वाइन हुए? लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कुछ कोइंसिडेंस ही था। मतलब मैंने उस वक्त ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं वापस आऊँगा, और उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जेपी मॉर्गन चेस ज्वाइन करूँगा। तो वो जो 2 मंथ का इंटर्नशिप था वो ख़त्म होते ही एक लास्ट में जो फेयरवेल हुआ था, उस वक्त मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आ गया था अंदर से, और मैंने बोला था कि आई विल बी बैक हियर, ऐसा बोल के। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जेपी मॉर्गन ज्वाइन करने वाला हूँ। तो वो ऐसे ही था, और कोइंसिडेंसली अभी आज हम व्हाइट लाइन को बड़ा कर रहे हैं। राइट। अच्छी बात है, गर्व की बात है कि जिस दिन से आप व्हाइट लाइन में जुड़े हो, बहुत सारे आईटी के साइड हमने इनोवेशंस किए हैं। रिसेंटली हमने सीरी भी इंट्रोड्यूस किया है, और वेयर ओएस भी हमने लॉन्च Yes. किया है। तो और एक टीम भी आप उसके साथ लीड करो, बड़ी टीम आप लीड करो आईटी की। तो कैसा आपका जर्नी अभी चल रहा है व्हाइट लाइन के साथ? जो मोटिव से आपने ज्वाइन किया है वो राइट डायरेक्शन में है या कैसे है? आई विल से कि पिछले 1 साल में हमने इन द व्हाइट लाइन टेक इनोवेशन साइड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, और हम टेक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, जहाँ पर यूजर्स के साइड भी हम एरोम एप्लीकेशन है हमारा, उसको भी हम बहुत फीचर हैवी कर रहे हैं। एक मैं प्रोडक्ट बताऊंगा कि हमने व्हाइट मैजिक करके एक चीज़ बनाई है। तो इंडिया में जितने भी हमारे स्टांजा है वहाँ पर हमने व्हाइट मैजिक लॉन्च किया है। तो आप वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया है। आप एक बार कोई भी एक स्टांजा विजिट करोगे व्हाइट लाइन का, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो देख के आपको पता चलेगा कि हम कौन से लेवल पे टेक को ले जा रहे हैं इन द व्हाइट लाइन। ऐसे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। हम सीरी कर रहे हैं, हम एप्पल वॉच कर रहे हैं, हम विजेट्स कर रहे हैं, इवन कंट्रोल सेंटर हम कर रहे हैं। तो हम एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे फीचर्स रिलीज कर रहे हैं, और वो भी हम स्पीड से कर रहे हैं। सो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंडिया में होम ऑटोमेशन का जो एरा है जो अभी स्टार्ट हो गया है, और हम उसमें कुछ नया हमारी कंपनी जो है वो फर्स्ट कंपनी है कि हर नए इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ रही है। करेक्ट। इवन हम कुछ ट्रेंड से पहले कुछ चीजें रिलीज करते हैं। जैसे आप व्हाइट मैजिक देखोगे तो आपने ऐसा कहीं पर देखा नहीं होगा। लोग करेंगे बाद में, लेकिन जो ट्रेंड आने वाला है उससे पहले हम कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं। तो ये व्हाइट मैजिक जो है हम कहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? आप इंडिया में हमारे जितने भी स्टांजा स्टोर्स अवेलेबल है, जयपुर आप जा सकते हो, बेंगलोर है, सूरत में है, और भी स्टोर्स आने वाले हैं। तो आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको व्हाइट मैजिक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आपने जर्नी इंटर्नशिप से स्टार्ट की थी और वापस से इतना बड़ा इनोवेशन कर रहे हो होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में। तो ये विजन तक पहुंचने के लिए हर कोई आईटी स्टूडेंट यही चाहेगा कि मैं भी कोई लीड पोजीशन पे जाऊं, कोई भी डोमेन में हो वो। तो आईटी स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं ऐसे? मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अभी क्या हो रहा है कि अभी एआई का इवोल्यूशन चल रहा है, फेज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। एट द सेम टाइम आईटी का भी ट्रेंड चल रहा है। तो सब लोगों को ऐसा है कि मैं आईटी ज्वाइन करूँ, मैं आईटी में जाऊँगा, मुझे भी ये करना है, इतना पैकेज मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप ट्रेंड देख के आईटी इंडस्ट्री में घुस जाओ। मतलब आपको इंटरेस्ट गेमिंग में है, उसका मतलब ये नहीं कि आप आईटी में कोड कर पाओगे। आपको लैपटॉप पे पूरे दिन रहना अच्छा लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आईटी में आके कुछ ना कुछ बड़ा बना लोगे या बहुत कमा लोगे। ऐसी चीज़ नहीं है। आपको सबसे पहले आपको खुद को इवेल्युएट करना है कि आपका एनालिटिकल स्किल कैसा है। इवन आज जो एआई चल रहा है, तो वाइब कोडिंग एक चीज़ है कि वाइब कोडिंग में आप कुछ भी प्रॉम्प्ट बताओ, आपको जो भी आइडिया है वो डालो और आपका कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आज सबके पास एक्सेसिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि कोड करना इज इम्पोर्टेंट फॉर आईटी। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। एक्चुअल जो इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एज ए इंजीनियर, वो माइंडसेट के साथ आपको कोई भी फील्ड में जाना पड़ेगा। तो आईटी में भी अगर आप आ रहे हो तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए कि जहाँ पर आप कुछ ना कुछ, इवन आप इंडिया में भी देखोगे तो बहुत
बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसका सॉल्यूशन अभी नहीं बना है। बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी इनोवेशन चल रहे हैं। टियर 2 टियर 3 सिटीज आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जिसको आप टेक से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ कोडिंग करके वो प्रॉब्लम सॉल्व होना इज इम्पॉसिबल। आपको इनोवेशन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आई विल से इन वन लाइन की प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट फॉर आईटी। दिशांत, मुझे ये जानना है कि अभी जितने भी आईटी स्टूडेंट्स हैं या तो वो अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, अब्रॉड में वर्क करने जा रहे हैं, या फिर एमएनसीज कंपनी ढूंढ रहे हैं पुणे बेंगलोर जैसे सिटीज़ में, और जो स्टार्टअप लेवल की कंपनी है उनको बहुत स्ट्रगल्स होती है मैन पावर के लिए। तो आपका क्या थॉट है कि कैंडिडेट्स जो है अभी आईटी के कैंडिडेट्स, उनको कैसे कंपनी चूज करनी चाहिए? आई विल से कि अब्रॉड जाना इज सब लोगों का ड्रीम होता है कि मैं बाहर चला जाऊंगा, और मुझे मतलब ये तब होता है कि जब आप उनको आईएनआर में कन्वर्ट करते हो। वहां के पैकेजेस को आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत बड़ा पैकेज लगेगा। इवन यहाँ पर भी आप एमएनसीज के पैकेजेस अगर देखोगे, आप हेडलाइंस देखोगे तो ऐसा होगा कि 80 लाख का पैकेज किसी को मिला है, किसी को 1 CR का पैकेज मिला है। तो वो पैकेज भी ऐसा नहीं होता है कि आप 1 करोड़ डिवाइड बाय 12 कर दो और आपको हर महीने इतने पैसे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार देखो, आप सिर्फ ऐसा माइंडसेट मत बनाओ कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे आईटी में बहुत पैसा मिलेगा इसके लिए मैं आईटी ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज है कि जो आपको एक्चुअल स्किल बेस पे बहुत सारे बड़े पैकेज देती है, और कुछ कंपनीज ऐसी भी है कि जहाँ पर आपको पैकेज से बड़ा दिखेगा लेकिन एक्चुअल में इतने पैसे इन एंड नहीं होते। तो आपको एक चीज भी देखनी है। इवन मैं कंपनी सिलेक्शन की बात करूँ तो सब लोगों को ऐसा होता है कि मैं एमएनसी ज्वाइन करूँ या कुछ बड़ी कंपनी ज्वाइन करूँ। इवन बेंगलोर पे आप जाओगे तो हर घर में आपको स्टार्टअप मिलेगा, और वो लोग बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लार्ज स्केल पे। तो ऐसे कुछ मोटिव के साथ आप कोई कंपनी के साथ जुड़ेंगे, कोई विजन के साथ जुड़ेंगे, तो आपको भी कुछ सॉल्व करने का अंदर से अच्छा लगेगा कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया या तो मैंने ये स्टार्टअप। आप को फाउंड कर रहे हो, आप को फाउंड कर सकते हो कोई कंपनी को, किसी के साथ जुड़ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपको अंदर से एक बार ऐसा लगेगा, इंजीनियरिंग वाली फीलिंग आएगी कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और हमने इसको टेक से सॉल्व किया। ओके, नाइस। ये अच्छा थॉट है कि ये चीज़ें भी देखनी चाहिए जब कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट अपना फर्स्ट जॉब सेलेक्ट कर रहा हो या कंपनी चेंज करने का सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। मुझे ये भी जानना है कि पिछले कुछ सालों में, अगर कोविड के बाद के सालों की मैं बात करूँ, तो उस टाइम में आईटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। तो वो क्या था और अभी का फ्यूचर क्या है आईटी का? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में आप ये देखोगे तो स्पीड ऑफ इनोवेशन जो है वो बहुत रैपिड चेंज हुआ। मतलब पहले आप 50 साल पहले की बात करो तो 10-15 साल में कुछ ना कुछ एक इनोवेशन आता था और वो 5 साल तक चलता था। आप मोबाइल इंडस्ट्री को पकड़ो तो 2010 आसपास स्मार्टफोन्स जो पिक्चर में आए वो बहुत 4-5 सालों तक उसका डिस्ट्रप्शन चला। तो इनोवेशंस की जो स्पीड है वो पिछले कुछ सालों में बहुत फास्ट हो गई है। पहले 2 साल में कुछ आता था, 1 साल में कुछ आता था, अब इवन रोज कुछ ना कुछ नया टेक इंडस्ट्री में आ रहा है। तो ये स्पीड ऑफ इनोवेशन है वो पिछले कुछ सालों में बहुत छोटा हो गया है कि अगर आप ट्रेंड के साथ, इनोवेशंस के साथ, नॉलेज के साथ नहीं रहोगे तो आप आउटडेट हो जाओगे कि आप 5 साल पुराने लगोगे। कल ही आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज तो कुछ नया आ गया, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो आप आउटडेटेड हो जाओगे अगर आप ट्रेंड के साथ मैच नहीं कर रहे हो तो। और अगर मैं अगले कुछ सालों की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि स्पीड ऑफ डिसरप्शन जो है वो बहुत रैपिड चेंज होगा। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो मोबाइल इंडस्ट्री जो इवॉल्व हुआ वो टाइम लंबा था। अगर आप अभी इवेल्युएट करो तो एआई का डिसरप्शन बहुत ही फास्ट हुआ। कोविड के बाद जो जीपीटीज लॉन्च हुए तो आज दुनिया में बहुत सारे जीपीटीज है। इवन ऐसे फेजेस तो बहुत आएंगे कि जहां पर कुछ ना कुछ इनोवेशन आएगा। आप अब दोनों लिंक करो कि इनोवेशन भी बहुत फास्ट हो रहे हैं और अभी डिस्ट्रप्शन भी बहुत फास्ट होंगे। तो हर रोज कुछ ना कुछ नया आएगा और उसका इम्पैक्ट भी रोज कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहेगा। तो जो डिस्ट्रप्शन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे ही कुछ टेक आएगा वो बहुत सारे फील्ड को इम्पैक्ट करेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ओके, तो जो आपने एआई का मेंशन किया, एआई अभी रैपिड ग्रोइंग टूल हमारे इंडिया में है। तो
एआई के साथ काफ़ी सारे हम न्यूज़ भी सुनते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई, ले ऑफ हो गए, रिप्लेस कर दिया रोबोट्स ने या एआई एजेंट ने। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एआई के आने के बाद आईटी फील्ड में क्या इम्पैक्ट होगा? मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि एआई कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी कुछ केमिकल्स बना के अभी इन्वेंशन हुआ है। एआई सिर्फ एक कैलकुलेशंस बेस पे चलने वाली कुछ चीज़ है जो आपके टास्क को एक्सपीडिएट कर देती है। एआई में भी बहुत सारे टाइप्स है। हम जो बात करते हैं चैट जीपीटी वगैरह की, वो सबको ये लगता है कि यही सिर्फ एआई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि जहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ और जो एक टूल है या तो कुछ एक टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए सोच रहा है। तो सिर्फ हम लोग जो एक्सप्लोर करते हैं वो सिर्फ जीपीटीज होता है एज ए नॉर्मल पर्सन। बाकी एआई में बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, मशीन लर्निंग होता है। तो जीपीटीज का जो अभी क्रेज हुआ है वो है ये। तो इसके साथ अगर आप जॉब्स को लिंक करोगे तो ऐसा नहीं है कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट समवन यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू। अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो, जीपीटीज यूज नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसा कुछ मुंडेन टास्क होगा कि आपको रोज रिपीटेशन में होता होगा, वो टास्क अगर आप एआई से करवा लो, जीपीटीज से करवा लो, तो आपके टास्क में ही हेल्प होगी। अगर आपको ये नहीं करना है तो कोई और होगा जो ये करता होगा, तो उनका काम, उनकी प्रोडक्टिविटी आपसे ज्यादा होगी। इवन आप ये भी देखोगे तो लोगों को ये लगता है कि एआई के आने से मेरा ले ऑफ हो जाएगा। तो टेक इंडस्ट्री में जितने ले ऑफ्स हुए हैं पिछले 3 साल में, उससे ज्यादा नॉन टेक इंडस्ट्री में ले ऑफ्स हुए हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि एआई आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या कोडिंग की जॉब खा जाएगा। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एआई यूज में आएगा। बाकी इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्व, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब तो आपको ही करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग इंटरव्यूज़ भी करते हैं, तो जब प्रैक्टिकल राउंड होता है आईटी का और टेक्निकल का, तो हम लोग भी उनको जीपीटी यूज़ करने के लिए बोलते हैं और उसके थ्रू ही हम उनके पास टास्क करवाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे कंपनीज ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो भी बंदा वर्क करेगा वो जीपीटी की हेल्प से ही करेगा। हाँ, तो उसके ऊपर क्या क्योंकि उसके साथ आपकी प्रोडक्टिविटी ही बढ़ रही है। इवन आप कंपनीज में भी आप देखोगे तो 70, 80, 90% डेवलपर्स ऐसे हैं कि जो अभी जीपीटीज यूज करते हैं। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोडिंग नहीं आता है। इवन आप ये देखोगे तो कोडिंग करवाना चैट जीपीटी से वो भी एक टास्क है। मतलब आपको उनको क्या प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अभी जॉब्स चल रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर होते हैं स्पेशल, कि जो सिर्फ प्रॉम्प्ट करते हैं। तो वो भी एक टास्क है, वो भी एक स्किल है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग करवा रहे हो जीपीटी से, उसका मतलब आपको कोड नहीं आता है। इवन आप ये देखोगे तो अभी जीपीटी से क्या होता है कि आपको कोई एक लैंग्वेज आती है तो उसकी सिंटेक्स चेंज होती रहेगी। कुछ दूसरा लैंग्वेज कल मार्केट में आएगा, कल तीसरा आएगा, तो सिंटेक्स चेंज होगी, लेकिन जो कोर लॉजिक है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। फ्रेमवर्क्स आएंगे, चेंज हो जाएंगे, लाइब्रेरीज होंगी, वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल जो कोर लॉजिक रहता है किसी भी कोडिंग का, वो सेम रहने वाला है। सिर्फ आपको चैट जीपीटी सिंटेक्स के थ्रू आपको कोड देंगे, लेकिन जो लॉजिक है वो तो आप लिख के दे रहे हो ना, कि मुझे ये इस टाइप का कोड चाहिए, कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, कि मुझे ये सॉल्व करना है। या तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो रिड्यूस करने के लिए देते हैं। जैसे ही मैंने कोई कोड लिखा तो मैंने फॉर एग्जांपल 100 लाइन का लिखा, वो मैंने मेरे हिसाब से लिखा होगा। जब मैं ये चैट जीपीटी को देता हूँ या कोई भी जीपीटी को देता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके दो मुझे, क्योंकि हम वो लेवल पे अभी नहीं सोचते हैं कि जहाँ पर कंपाइलर पे क्या होने वाला है, कितना फास्ट होने वाला है। तो वो जीपीटीज के थ्रू लोग करवाते हैं ऐसा। तो वो आपको एज ए कंपेनियन हेल्प करता है। राइट। तो मतलब लोगों का ये मानना है कि एआई हमारी जॉब रिप्लेस करेगा, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एआई टूल जो है और जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो दोनों कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को और भी एनहांस कर सके और एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके 2x लेवल पे। करेक्ट। इज इट करेक्ट? राइट। यस। मतलब आप डिजाइनिंग साइड पे भी देखोगे तो अभी ऐसा है कि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दो और आपको पूरी वेबसाइट डिजाइन करके दे देंगे। अच्छा। तो ये लोग अभी प्रोटोटाइपिंग में यूज करते हैं। जैसे ही आपको कुछ आइडिया आया, तो पहले क्या होता था कि आपको आइडिया आया, आप किसी को समझाओगे, वो कुछ डिजाइन करेगा, इसमें 5 दिन, 6 दिन, 15 दिन भी जा सकते हैं। अभी जो ये टूल्स आ चुके हैं, वो टूल से लोगों को प्रोटोटाइपिंग बहुत फास्ट करते हैं। जैसे ही मैंने आइडिया डाला, कुछ वेबसाइट जनरेट हो गई, मुझे तुरंत ही समझ में आएगा कि ये ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं उसको तुरंत रिवाइज कर सकता हूँ और नई वेबसाइट बना सकता हूँ।
तो ऐसे टूल्स से आपको हेल्प होगी कि जो आपको बहुत लंबे टाइम तक जो चीज़ करनी पड़ती थी वो बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन में होता है। ओके। तो इसके बाद मुझे ये जानना है कि जो हमारे आईटी स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेशर्स है आईटी फील्ड में, उनके लिए कोई ऐसे वेबसाइट्स या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म आप सजेस्ट करोगे कि यहाँ से आप लर्निंग ले सकते हो, एआई टूल्स जो आप टूल्स तो मैं ऐसे डेडिकेटेडली, जैसे आपने कहा कि वेबसाइट के लिए भी कोई है ऑलरेडी एआई। हाँ वैसे बहुत सारे बिल्डर्स है अभी, जिसको वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। जैसे एक रॉकेट करके कंपनी है हमारे सूरत की है, तो ऐसे भी दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कि जहाँ पर आप सिर्फ एक अपना प्रॉम्प्ट डालो, आपका आइडिया शेयर करो और वो कोड बना के देगी। एक कर्सर करके टूल है जहाँ पर आपको जो भी कुछ मगज में आया वो आप सिर्फ एक बार प्रॉम्प्ट डाल दो और वो वेबसाइट बना के देगा। तो आप तुरंत ही आपको चेक कर सकते हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो क्या क्या डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्रोटोटाइपिंग लेवल पे बहुत सारे लोग ऐसे टूल्स यूज करते हैं। ओके। सो आईटी इंडस्ट्री में वर्क करना मतलब आपको खुद को अपडेट रखना, और उसके लिए आपको खुद के ऊपर वर्क करना रहता है, पर्सनल स्किल्स डेवलप करनी रहती है। तो कोई भी बंदा जो ज़ीरो एक्सपीरियंस पे खड़ा है या 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे है, तो वो अपने आप को कैसे लर्निंग फेज में ला सकता है? आपकी लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है? अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 टाइप के लर्निंग रहते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल लर्निंग और एक होता है वर्टिकल लर्निंग। ओके। अगर मैं बताऊँ तो हॉरिजॉन्टल लर्निंग ये रहता है कि आपको सारी चीज़ों का एक बेस नॉलेज तो है। वर्टिकल लर्निंग मतलब आप कोई एक टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज है आपके पास। ओके। तो मैं हर बार ये ट्राई करता हूँ कि मैं हॉरिजॉन्टल लर्निंग ही करता हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स रहते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस आते रहते हैं, तो मैं एक बार उनको तो फर्स्ट लेयर पे तो क्लियर कर देता हूँ। रोज मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चीज है जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मैं तुरंत ही उसको सर्च करके जीपीटीज के थ्रू एक बेस नॉलेज किसी भी चीज का पहले से ले लेता हूँ। दिस इज माई मेथड। लोगों को अपनी मेथड सिलेक्ट करनी होगी, मुझे कैसे लर्न करना है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक टॉपिक पे ऊपर इन डेप्थ नॉलेज लेना पसंद रहता है। जैसे आप आईटी साइड भी देखो तो ऐसे डेवलपर्स रहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, सिर्फ फ्रंट पे काम करते हैं। बैक एंड डेवलपर सिर्फ बैक एंड का कोड करेंगे। लेकिन जो फुल स्टैक डेवलपर है वो फ्रंट का भी कोड करेंगे, बैक एंड भी देखेंगे, थोड़ा डेवऑप्स का भी काम देखेंगे। मतलब आप आईटी इंडस्ट्री भी देखोगे तो वहां पर भी ऐसे प्रोफाइल्स रहते हैं, जैसे फ्रंट एंड इंजीनियर हो गया, बैक एंड इंजीनियर हो गया, फुल स्टैक इंजीनियर हो गया। ओके। तो ये सारे एक फील्ड के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज वाले रोल्स है कि जहां पर आपको फ्रंट में बहुत सारी चीजें पता है, आप इन डेप्थ फ्रंट एंड इंजीनियर फ्रंट एंड साइड ही देख रहे हो। जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसको आपको सारा ऑल ओवर, आप बैट्समैन के साथ कंपेयर करो क्रिकेट के साथ, तो ऑलराउंडर टाइप की जॉब है कि जहां पर आपको सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऑलराउंडर ही होते हैं, कुछ बैट्समैन रहते हैं, कुछ बॉलर रहते हैं, लेकिन कुछ ऑलराउंडर रहते हैं। तो ये आपको अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है। आपको सारी चीज़ों का नॉलेज लेना है, आपको सब चीज़ों के साथ अपडेट रहना है, या किसी एक स्किल के ऊपर आपको इन डेप्थ मास्टरी करनी है, वो आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हुए मुझे ये जानना है कि आने वाले सालों में आईटी इंडस्ट्री और होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हो, क्या फ्यूचर है? अगर मैं होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो आई फील कि आने वाले 2-3 साल में ही बहुत सारे होम ऑटोमेशन डिवाइसेस मार्केट्स में आएंगे। इवन अभी हम देखेंगे तो ह्यूमनॉइड्स की बात होती है कि अब्रॉड में कुछ ना कुछ, इवन आप चाइना में जाओगे तो बहुत सारे, इवन मोस्टली सारे होटल्स में रोबोट्स रहते हैं। अगर आपको किसी को कुछ चीज़ चाहिए रिसेप्शन से तो वो रोबोट ही आएगा। रोबोट अपने आप लिफ्ट बुलाएगा, लिफ्ट में जाएगा, इवन आपके फ्लोर पे वो एग्जिट करेगा, आपके रूम पे आएगा, डोर बेल प्रेस होगा और फिर आप ओपन करके वहां से लोगे। तो ये चीज़ तो अभी चल रही है। तो इवन आने वाले 2-3 साल में ह्यूमनॉइड्स होंगे जो आपके साथ आपको घर पे आपको हेल्प करेंगे। अभी जो केयर टेकर्स रहते हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे ह्यूमनॉइड्स से। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। इवन हम हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर अभी बहुत लोगों को यह हेल्प करता है कि ग्लूकोज मीटर रहते हैं, जो यहाँ पर जो एल्डर लोग रहते हैं वो ट्रैकर लगा देते हैं। इवन वो कंटिन्यूस हर मिनट पे ग्लूकोज ट्रैकिंग करके आपको नोटिफिकेशन करता है। कुछ एल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका बीपी लेवल बहुत कभी ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है,
तो वो भी बहुत हेल्प करता है अपने सन्स को या अपने जो भी केयरटेकर लोग हैं उनको नोटिफाई करने में। तो ऐसे डिवाइसेस भी है और ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस आएंगे होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में और हेल्थ इंडस्ट्री में जो हेल्प करेंगे, तुरंत ही आपको नोटिफाई करेंगे कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, तो आप एक्शन ले पाओगे। अगर आईटी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक अलग चीज़ होगी कि एजेंट्स विल जॉइन यू। मतलब ऐसे एजेंट्स रहेंगे जो टूल रहेंगे, आपका काम वो करते होंगे। मतलब हम टीम को ऐसी डेफिनेशन देते होंगे कि हमारी ऐसी एक टीम है कि एक लीडर है, 4 डेवलपर है और 3 एजेंट है। वो एआई एजेंट होंगे। एक्चुअल में हम 7 लोगों की टीम बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल फिजिकल 4 ह्यूमन होंगे और 3 एजेंट रहेंगे कि जो आपका काम करते होंगे। आप ऑडिट्स का काम देखो, आप एंट्रीज का काम देखो, तो जो डेटा एंट्री वाली जॉब्स है, ऑडिट की जॉब है जो सिर्फ वेरीफाई करना है, ऐसे काम तो अभी एजेंट करेंगे। मतलब एआई के ऐसे एजेंट्स बना के रखे होंगे कि जो डेटा फीड किया और जो भी एंट्रीज करनी थी वो एंट्रीज ऑटो हो गई, जो भी मेल करना था, नोटिफिकेशन करना। तो अभी तो ऐसे जॉब्स है एग्जिस्टिंग कि किसी का काम ऐसा है कि रोज यही करना है कि एक शीट मिली है या तो फॉर्म्स मिले हैं बहुत सारे, उसको डेटा एंट्री करना है और जो भी समरी आया वो किसी को रिपोर्ट करना है। ऐसे जॉब्स है अभी। ये जॉब्स सारे रिप्लेस हो जाएंगे एआई एजेंट से। कि जो रिपीटेशन वाला काम है या जो ऐसा है कि हर रोज सेम करना है, वो एजेंट्स करने लगेंगे। तो ऐसी टीम्स होंगी 2-3 साल में कि जहाँ पर एक लीडर है, नीचे 3 लोग हैं और 2-3 एजेंट है और वो सारे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इवन कम्युनिकेशन भी ऐसे होता होगा, कोई एक बंदा है जो एजेंट के साथ बात कर रहा होगा कि वो उनको मैसेज करेगा टीम्स पे कि ये चीज मुझे चाहिए, वो एजेंट कहीं से फाइल डाउनलोड करके उसको शेयर करेगा। ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो वर्क कल्चर का जो एरा है, ह्यूमन एरा, उसके साथ अभी एआई एजेंट्स भी जुड़ेंगे और अलग लेवल का कोलैबोरेशन होगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी। और वो भी इतना फास्ट कोलैबोरेशन होगा कि मतलब आप किसी डिपेंडेंसी नहीं, करेक्ट, किसी आप ह्यूमन को बताएंगे कि मुझे ये फाइल चाहिए, वो कहीं से डेटा डाउनलोड करेगा, आपको शेयर करेगा। उससे अच्छा आप एक एजेंट का एक आपने बोट बना के रखा है, उसको ही सिर्फ एक मैसेज कर दो और वो आपको कहीं से फाइल निकाल के डाउनलोड करके शेयर कर देगा। तो वो बहुत फास्ट होगा और वो 24/7 काम करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो बंदा अवेलेबल है तो ही आपको रिप्लाई मिलेगा, वो 24/7 आपको रिप्लाई करता रहेगा। और मुझे लगता है कि ह्यूमंस के लिए और नए रोल इवॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि रिप्लेस ही हो जाएगा कंप्लीटली, कुछ और नया रोल इवॉल्व होगा। यस, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी प्लेस ले लेगा और आपकी जॉब खा जाएगा। इवन उनको भी आपको ही ट्रेन करना है, एजेंट्स भी आपको ही डेवलप करने हैं। तो इसमें तो बहुत सारी जॉब्स खुलेगी जो एआई की फील्ड में होगी कि आपको एजेंट्स बनाने की जॉब होगी। इवन मैं जो अभी कह रहा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अभी जॉब्स चल रही है, जिसमें सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है और प्रॉम्प्ट क्या लिखना है उसकी जॉब होती है स्पेसिफिक। तो ऐसे भी जॉब्स आएंगे मार्केट में जो भी किसी ने नहीं सोचा है कि ऐसी जॉब होगी। तो अगर कोई एआई नहीं जान रहा है अभी, उसको फ्रेंडली नहीं है, तो उसको पहले तो यही करना पड़ेगा कि उसको एआई के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। जो जितने भी जीपीटीज है और बाकी सारे टूल्स है अपने अपने खुद के डोमेन के, उसको अपग्रेड करने के लिए उसको वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। करेक्ट। अगर वो आलसी पना दिखाएगा तो वो मार्केट मतलब इससे आपका ही काम फास्ट होने वाला है। आपको कुछ भी दिमाग में आया, आपने सिर्फ जीपीटी को प्रॉम्प्ट कर दिया, आपको तुरंत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। इवन अभी आज आप देखोगे, मैं एक चीज बताता हूँ कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, जो भी लोग देख रहे हैं वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ सालों पहले हम जब गूगल करते थे तो हम सिर्फ वर्ड्स लिखते थे कि एआई कार, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ऐसा हम सर्च करते थे। अभी आज हमारी खुद की हैबिट चेंज हो गई कि हम बड़े प्रॉम्प्ट लिखते हैं। गूगल सर्च में भी हम लंबा प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि आई वांट अ फोन विथ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारी ये भी हैबिट चेंज हो गई है कि पहले जो सर्च छोटी होती थी, अभी हम उसको ही हम डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। तो जितना डिस्क्राइब एआई को भी मिल रहा है उतना रिस्पॉन्स वो भी करेगा। मतलब हमारा भी इवोल्यूशन हो रहा है इसमें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसके ऊपर और भी हम डिस्कशन करते हैं। बट गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये जानना है कि आप अपने यंगर वर्जन को क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर मैं ये बताऊं तो एक चीज ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे खुद के वर्जन को अगर कहना है तो मैं ये कहूंगा कि फास्ट फेलियर्स हेल्प्स यू टू विन फास्ट। मतलब आप कुछ ट्राई कर लो, जैसे ही आप ट्राई कर लोगे, फेल फास्ट होगे तो आप फास्ट
विन कर पाओगे। अगर आपने ट्राई ही नहीं किया है, उसको Correct. स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आप एंड तक या पहले ऐसा था कि जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे बहुत सारी चीजें ऐसा था कि ये परफेक्ट हो जाए, ऐसा हो जाए, उसके बाद में मैं करूंगा। तो वो परफेक्शन के टाइम पे आपको एंड रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। अगर आप ऐसा इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे कि मैं तुरंत ट्राई कर लूँ, इमीडिएट ट्राई करने पे आपको तुरंत पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या चेंज करना है आपके अप्रोच में, ये चीज आपको तुरंत सीखने को मिलेगी। तो मैं अभी ये चीज कर रहा हूँ कि मैं ट्राई तुरंत ही कर लेता हूँ। कुछ भी आइडिया आया तो तुरंत उसका POC कर लो, उसके बाद में उसके ऊपर सोचो। ऐसा नहीं है कि पहले आप ये रिसोर्सेज देखो, फिर मैं ये देखूंगा, इसको पूछूंगा और उसके बाद में कुछ बनाऊंगा। आपको ये नहीं करना है, ट्राई कर लो तुरंत, उसके बाद में आपको आएगा। और कॉन्फिडेंस चीजें करके आता है, सोच के कभी नहीं आता है कि आप सोचोगे कि ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, ठीक है, फिर आ जाएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है। आप जब ट्राई करोगे तभी कॉन्फिडेंस आता है। ये जो सजेशन है आपका, ये IT के लिए स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अभी AI तो है, वो सारे डोमेन में आ चुका है। Correct. चाहे वो सेल्स हो, सर्विस हो, या फिर HR हो, मार्केटिंग हो, सारे डोमेन में AI है। तो ये सबके लिए ही है ये मैसेज कि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप एंड तक भी नहीं जाओगे, या Correct. तो फिर बीच में ठोकर भी नहीं खाओगे। तो आपको फर्स्ट इवन स्टेप मैं लेना उसमें एक जरूरी है। एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप ऐसा अज्यूम करो कि एक गेम है जहां पर हमको ग्लास को स्टैक करके ऊपर ऊपर Okay. सेट करना है, ठीक है। तो आप बहुत धीरे धीरे एक एक ग्लास एकदम प्रिसाइजली रखोगे, लास्ट तक जब पहुंचोगे और अगर कुछ हुआ तो पूरा ही गिरेगा एक साथ। अगर आपने नीचे से ही अगर वो गिरते हैं तो आपको प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये ऐसा रखूंगा तो ये नहीं गिरेगा। तो अगर आप 2-3 बार गिरे हो पहले तो आपको पता है कि कैसे उठना है। अगर आप बहुत लास्ट तक पहुंच गए और तब वो जब गिरता है तो आपको पहले से शुरू करना है। इवन आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो कैसे गिरा था, वो कैसे उठता है, एक ही बार आपको पता चला है। तो जितना फास्ट और जितना ज्यादा आप फेल होगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा किसी भी चीज पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैसेज था व्यूअर्स के लिए। एंड में आपके वाइट लाइन के एक्सपीरियंस को आप अगर 3 वर्ड में डिस्क्राइब करो तो वो क्या होगा? 3 वर्ड आई विल से कि ग्रोथ, ओनरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैंने इवन कंपनी का भी बहुत सारा ग्रोथ देखा है, मैंने खुद का भी बहुत सारा ग्रोथ देखा है। इवन ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म की है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस, इन एप्लीकेशन, इन अवर टेक प्रोडक्ट्स। और ओनरशिप में देखूँ तो इवन पिछले 1 साल में मैंने बहुत सारा लर्न किया है, कोई भी चीज़ एंड टू एंड ओनरशिप के साथ कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 3 वर्ड में बताऊंगा कि ये मुझे हेल्प की है। थैंक यू सो मच निशांत आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में, और इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए रिगार्डिंग IT और ऑटोमेशन इंडस्ट्री। मैंने खुद ने भी बहुत सारे लर्निंग्स लिए आपके कन्वर्सेशन से, जो नई बातें जानने मिली रिगार्डिंग द AI एजेंट, और हमारी पर्सनल हेल्थ में ऑटोमेशन कैसे आएगा, कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज पर्सनली लर्न की है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इवन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी है जिसके ऊपर हम डेडिकेटेडली बहुत सारी बातें कर सकते हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आई विल अगेन से कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। इवन व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और कुछ क्वेश्चंस है तो वो हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं। यस, और व्यूअर्स को भी थैंक यू सो मच कि आपने बहुत पेशेंसली हमें सुना आज, और आई होप कि आपको भी बहुत सारे नए इंसाइट्स मिले होंगे रिगार्डिंग IT एंड ऑटोमेशन। आपको अगर दिशान से कनेक्ट करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप डायरेक्टली भी वाइट लाइन को रीच कर सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। थैंक यू सो मच। थैंक यू।